तो हमारा टॉपिक चल रहा था फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीजें बची 1-2 टन की, वो आज और कल में कवर हो जाएगा। देखो, ये वास्तव में एक आईपीएस है, उनकी सचिन कुमार जी उनकी है। उन्होंने बहुत गरीबी में अपने आप को स्ट्रगल करते हुए आईपीएस क्वालिफाई किया और पुलिस कमिश्नर, इस समय पुलिस कमिश्नर है। ठीक है ना। तो देखो क्या है, मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। मनुष्य में फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। सही है ना। ये जितने भी बड़े लोग जो आईपीएस है, आईएएस है, जो भी बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनमें जरा भी अहंकार नहीं है। उनका मानना ही है, देखो एजुकेशन इंसान को सॉफ्ट और सोफेस्टिकेटेड बनाती है ना, उसके अंदर दया भाव हो जाती है। मैं सुबह टेंपल जाता हूँ मंडे को, तो मैं सुबह सुबह टेंपल गया तो एक लेडी थी, बहुत बुजुर्ग थी, और मैं इत्तेफाक से स्कूटी से जा रहा था। सुबह सुबह मुझे ठंडी हवा, नेचर से बड़ा लगाव है, स्कूटी से जा रहा था। तो उन्होंने बोला, बेटा वहां तक मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो 1 किलोमीटर अंदर रास्ता बना हुआ है परमट का, तो मैं वहां 1 किलोमीटर उनको फिर मैंने लिफ्ट दी। तो बस ये क्या है, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ह्यूमैनिटी। उसमें मेरा क्या चला गया, है ना, उसमें मेरा क्या चला गया। वो तो जानती भी नहीं मैं हूँ कौन, है कि नहीं। लिटरली उनको तो ये पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ, है कि नहीं। लेकिन अब मैं ये अपने ईगो को दिखाऊं, नहीं ये वो है, कुछ नहीं। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गई वो चीज, है ना। चलो, हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग करेंगे एक दूसरी साइकिल। आपको याद होगा हम लोग ने करी थी C3 साइकिल। अच्छा, C3 साइकिल किस में होती है? दुनिया के सभी हरे पौधों में। C3 साइकिल को खोजा किसने था? मेल्विन कैल्विन और उनके कलीग बेंसन ने। लेकिन कैल्विन मेन थे तो मेन नाम उनका आ गया, है ना, मेन नाम उनका आ गया। अच्छा, कब खोजा था? WW1 के बाद कि WW2 के बाद? WW2 के बाद पहली बार रेडियो एक्टिव चीजों का सही उपयोग किया गया। उसके पहले दुरुपयोग किया जाता था। और मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर का हर एक चीज हम लोग ने बहुत बारीकियों से पढ़ा है। इवन एनसीईआरटी का कोई भी कोना ले लो तो हम लोग ने कवर किया है। लाइट आती थी, लाइट रिएक्शन होती थी, वाटर को ऑक्सीडाइज किया जाता था। इसी वाटर से जो हाइड्रोजन मिले वो NADP+ ने पकड़ लिया, और जो इलेक्ट्रॉन मिले उसे भी पकड़ लिया और बदल गया NADPH में। और इसी इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा मिली उससे ATP बन गया। हमने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी लास्ट टर्न पढ़ी थी, तो उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये दोनों पावर कब बनी? जब लाइट आई। इसीलिए ये है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप देख पा रहे हो कि केल्विन साइकिल में यूज किया जा रहा है इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द इन द कन्वर्जन ऑफ CO2 इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O का होल एन होता है, आपको पता ही है। इस तरह से CO2 को क्या किया गया? रिड्यूस कर दिया गया, और इस साइकिल का नाम पड़ा केल्विन साइकिल। और इसको हम रफली डार्क साइकिल भी कहते थे और बायोसिंथेटिक फेज भी कहते थे, क्योंकि इस फेज में लाइट की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा खाना बन गया, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है। और जब ये यूज हो जाएगी एनर्जी, द NADP विल रिसाइकल, बार बार आएगा, बार बार रिचार्ज होगा, और बार बार जाकर के यूज हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज होगा। और इसकी इसी ऊर्जा से हम CO2 को ग्लूकोज में बदल देंगे। इसीलिए मैंने बोला था इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि देखो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। क्लियर हो गई बात? तो ये साइकिल भी हमने पढ़ ली थी। दुनिया का कोई भी पौधा हो, चाहे वो C3 हो या C4 हो, आई मीन टू से डाइकॉट है या मोनोकॉट है, उसमें ये साइकिल तो चलनी ही चलनी है, क्योंकि इसके बिना खाना नहीं बनना है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी में मेसोफिल चलेगी तो किसी में बंडल सीट में चलेगी। अब बताया था ना मैंने आपको। इसी की समरी ये भी है, लाइट रिएक्शन में वाटर को ऑक्सीडाइज कर दिया गया, ATP और हाइड्रोजन एटम कौन लेके जाता था? NADPH। तो वो डार्क रिएक्शन में यूज हो जा रहा है, और डार्क रिएक्शन में CO2 को ग्लूकोज में बदल दिया गया। बिल्कुल क्लियर है?
ये वही साइकिल है जो हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, एनसीईआरटी का फिगर है। मैंने बताया था CO2 को कौन पकड़ेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड। CO2 को कितने कार्बन का कंपाउंड पकड़ता है, 5 कार्बन। नाम बताइए, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये जब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट CO2 और वाटर की भी नीड होती है जब इसको पकड़ता है, लेकिन मेन है हमारा CO2, वो एटमॉस्फेयर से आया तो यहाँ पे पकड़ लेगा, तो इस प्रोसेस का नाम होगा कार्बोक्सिलेशन। और इसी स्टेप में दुनिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन, दैट इज रुबिस्को, वो यूज हो गया था। और रुबिस्को डुअल नेचर का था कि सिंगल। इस समय CO2 पकड़ रहा है कि O2, तो कार्बोक्सिलेज बोलेंगे कि ऑक्सीजनेज बोलेंगे। अच्छा, फिर बन गया था एक कंपाउंड जो कि पहला स्टेबल कंपाउंड था, दैट इज PGA। PGA का पूरा नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना। अगर किसी एसिड के आगे आप 8 लगा दो तो एसिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैलिक एसिड तो मैलेट, सक्सिनिक एसिड तो सक्सिनेट, फ्यूमेरिक एसिड तो फ्यूमरेट, ठीक है ना। मैलोनिक एसिड तो मैलोनेट, समझ गए ना। बताओ इसका दूसरा नाम, 8 हटाओ तो क्या लगा सकते हो, इक एसिड। इक एसिड, आप बताओ, फास्फोग्लिसरिक एसिड, बोलो सही है कि नहीं। एसिड को हम रिड्यूस करा देना चाहते हैं, दिस इज सेकेंड स्टेप। और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन है किसके पास, NADPH के पास। और ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा किसके पास है, हालांकि ऊर्जा दोनों के पास है। आप ये ऊर्जा की बात आए तो दोनों के पास है, बल्कि इसके पास इससे ज्यादा ऊर्जा है, वो आगे आप पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है ना। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये यूज हो जाएगा। इस स्टेप में एक भी पावर यूज नहीं हुई थी। यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH2 यूज हो गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ बन गया 3 कार्बन की एक सुगर। 3 कार्बन के सुगर को पहले तो बताओ एसिड बदला किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड का नाम था PGA की जगह PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरिक एसिड की फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया, और वो 3 कार्बन की सुगर है। और 3 कार्बन की सुगर के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई। और सुगर के लिए क्या लगाते हैं, ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोस, लैक्टोस, है ना। बताओ, सुक्रोस, कितने सारे ओस लगाते हैं, दैट इज वाई known as triose phosphate, this is also known as triose phosphate, ठीक है। अब इस triose phosphate का एक कार्बन ग्लूकोज का 6वां भाग बनाता था, बोलो, ठीक है ना। और ये जो है ये क्या करेगा, और ये जो है ये 5 कार्बन दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। और 5 कार्बन जब दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और इस प्रक्रिया में आपने देखा यहाँ पे 1 फॉस्फेट है, यहाँ 2 फॉस्फेट है, तो कितने फॉस्फेट, यहाँ पे 1 फॉस्फेट ऐड करने के लिए क्या खर्च होगा, ATP। और इस पूरे प्रक्रिया में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH खर्च होगा, 3 ATP और 2 NADPH खर्च होगा, राइट। तो ये बात हमने आपको NCERT वाली भी समझा दी। ये सेम प्रोसेस है, इसमें भी सेम, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन। देखो पहले इसमें थोड़ा सिस्टमैटिक दिया हुआ है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर ट्रायोस फॉस्फेट, और उसके बाद फिर क्या बनेगा, सुक्रोज, स्टार्च, एक्सेट्रा, ये सारे बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात। और फिर क्या हो जाएगा, ये रीजनरेट हो जाएगा। अब ये रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन किस चीज का होगा, जहां से साइकिल स्टार्ट हुई थी, अगर वो चीज नहीं बनेगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। आप बताओ, अगर लास्ट प्रोडक्ट से फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या साइकिल कंप्लीट होगी, नहीं, ठीक है ना। और ये मैंने बताया था आपको, उस दिन बताया भी था कि ये स्टेप होता है रिवर्स। किसका रिवर्स स्टेप होता है, ग्लूकोज बनने का जो स्टेप होता है वो रिवर्स होता है। कैसे रिवर्स होता है, आप पढ़ोगे आगे चल के रेस्पिरेशन में एक साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, नाम सबने सुना होगा। ग्लाइकोलिसिस में यहाँ देखो क्या बन रहा है, ट्रायोस फॉस्फेट, ये ट्रायोस फॉस्फेट है। क्लियर नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी से लिया, एनसीईआरटी में ब्लर है थोड़ा। ये ट्रायोस फॉस्फेट बन रहा है। हम इस रिएक्शन में इधर ना जा करके हम उधर चले जाएंगे। अगर उल्टा चले जाएंगे तो देखो ट्रायोस फॉस्फेट से उधर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो इस तरह से ग्लूकोज बन जाता है। सारी बातें क्लियर। अच्छा, मैंने आपको बताया था 2 तरह के पौधे, एक C3 और एक C4। C3 पौधों में CO2 का फिक्सेशन होता है कहां पे, मेसोफिल सेल में। क्या बनता है, साइकिल का नाम, दूसरा नाम, C3 साइकिल क्यों बोला,
क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जिसका नाम था फास्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें कार्बन की संख्या कितनी थी? 3। आज पढ़ेंगे एक दूसरी साइकिल जिसका नाम है C4 साइकिल, और प्लांट को बोलते हैं C4 प्लांट, और इस साइकिल की खूबियों को देखेंगे। ये साइकिल यहां चलेगी, देखो ये साइकिल स्टार्ट तो यहां से होगी, पर खाना कहां बनेगा? आपकी बार खाना बनने का स्थान बदल गया है। बोला था कि नहीं बोला था? खाना बनने का स्थान क्यों बदल गया है? यहाँ पे एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? यहाँ पे CO2 के साथ साथ O2 भी आ जाता था। अच्छा, अगर O2 आ जाए तो क्या होगा? याद करो, रुबिस्को डुअल नेचर का है, अपना स्वभाव बदल देगा। जब तक CO2 था तब तक खाना बना रहा था, जब O2 मिलने लगा तो खाना नहीं बनाएगा, अपने काम से डेविएट हो जाएगा। जैसे मान लो एक अच्छा व्यक्ति आपके संपर्क में है, तो आप पढ़ाई कर रहे हो और एक दोस्त ऐसा वाला आया, बोलेगा आओ चलो इशारों में आओ चलें खेलने, तो खेलने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता, इशारे ही काफी है। मम्मी बैठी होती है, बच्चा देखो पढ़ रहा होता है, इशारेबाजी हो जाती, चलो कुछ नहीं तो PUBG खेल रहे हैं, है ना, छत पे जाके नहीं होता, ग्रुप बना लेते हैं, है ना। देखो तो क्या हुआ, कहने का मतलब ये जगह बदल गई। जो काम पहले कहां हो रहा था, अब वो काम कहां पे हो रहा है? जगह बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे CO2 के साथ साथ O2 भी आ जाता है। O2 आ गया तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा। ये फोटो रेस्पिरेशन ना हो, याद करो, इसीलिए हमने जगह बदल दी। अच्छा, किसने टाइम बदल दिया? कि हम तो टाइम ही बदल देते हैं, हम जगह नहीं बदलेंगे, हम टाइम बदल देंगे। ये देखो, इसमें भी मीजोफिल सेल में ही हो रही है, लेकिन ये जगह बदल रहा है, ये टाइम बदल दे रहा है। इसके पास जगह बदलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये अपनी जगह नहीं बदल सकता। ये कहता है कि हम रात को हम दिन में O2 पकड़ लेंगे, ठीक है ना। हम सॉरी, देखो पहले पूरी बात तो सुनो, अभी डिटेल पे हम आए नहीं ना। ये कह रहा है कि हम रात को CO2 पकड़ लेंगे, क्योंकि इसका स्टोमेटा कब खुलेगा? रात को, और बंद कब रहेगा? दिन में। तो इसने टाइम बदल दिया ना। इनमें स्टोमेटा कब खुलते थे? दिन में। और कब बंद होते थे? इनमें कब खुलने लगे? टाइम बदल गया ना। टाइम बदला कि नहीं? इनका स्टोमेटा कब खुलेगा? रात को। बंद कब होगा? तो ये कहते हैं हम रात ही को CO2 पकड़ लेंगे, रात को ही CO2 पकड़ लेंगे, कोई लफड़ा नहीं है। रात को CO2 पकड़ के उसे एसिड में बदल देंगे, C4 एसिड में। और जैसे ही दिन होगा, रोशनी आएगी, तो जब रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी, तो एसिबिलिटी पावर बन जाएगी। रात को एसिबिलिटी पावर नहीं थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। दिन में लाइट आई तो फोटोसिंथेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? अब गेट बंद है, स्टोमेटा बंद है कि खुला? दिन में स्टोमेटा खुला है कि बंद है? तो ना CO2 आएगा ना O2 आएगा, और ना CO2 आएगा ना O2 आएगा। O2 नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन CO2 तो ऑलरेडी रात को पकड़ लिया ना हमने, किसमें बदल दिया है? और वही एसिड टूटेगा और CO2 दे देगा, तो हमारा काम चल गया। देखो केल्विन साइकिल चल गई दिन में, और O2 भी नहीं आया, क्योंकि गेट पूरी तरह से बंद है, ना CO2 आएगा ना। लेकिन वो जो रात को CO2 ले लिया गया था ना, उसको एसिड में बदल दिया गया था, और उसी एसिड को तोड़ के क्या निकाल लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल द्वारा क्या बना देगी? समझ में आया? क्या समरी सीखे कि इन पौधों के साथ क्या समस्या आ रही थी? फोटो रेस्पिरेशन की। क्यों? क्योंकि इसमें जो रुबिस्को बैठा था वो मीजोफिल सेल में बैठा होता है। मीजोफिल सेल पत्तियों के काफी करीब होती है, पत्तियों के करीब यानी स्टोमेटा के करीब होगी, तो स्टोमेटा से CO2 आ रहा है, लेकिन कभी कभी कौन चला आता है? O2 भी आ जाता है। जब O2 आ जाता है तब समस्या क्रिएट हो जाती है। जब CO2 और O2 बराबर हो तब भी ये CO2 को बांधेगा, जब O2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है CO2 से, तब ये CO2 को बांधने लगता है। किसको बांधेगा? CO2 को। O2 को, O2 बोला है ना, O2 को बांधने लगेगा। O2 को जब बांधने लगेगा तब केल्विन साइकिल ना चल के कौन सी साइकिल चल देगी? फोटो रेस्पिरेशन। आज हम लोग 2 साइकिल करेंगे, एक C4 और एक फोटो रेस्पिरेशन। फिर C4 पौधे में ये जो समस्या थी जगह वाली, जगह बदल दो, ऐसी सेल में CO2 फिक्सेशन कराओ जो स्टोमेटा से दूर हो। और स्टोमेटा से दूर कौन है? यहाँ पे CO2 भी नहीं पहुंच पाएगी, O2 भी नहीं पहुंच पाएगी। फिर समस्या ये, CO2 नहीं पहुंच पाएगी तो क्या करेंगे? तो कहेंगे पकड़ो यहाँ पे एसिड में बदल दो और यहाँ ले आओ, हम तोड़ लेंगे। वही चीज हो रही है, यहाँ पे जगह बदल के वही काम हो रहा है, और यहाँ टाइम बदल के हो रहा है। किसमें? स्टोमेटा रात को खुलने लगे,
अच्छा, उससे फायदा क्या हुआ कि रात को O2 भी आ रही है, CO2 भी आ रही है, लेकिन रात को O2 काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एसिमिलेटरी पावर नहीं है, ना CO2 काम करेगी। हाँ, लेकिन CO2 को क्या कर लिया गया? स्टोर कर लिया गया। किस रूप में? C4 एसिड के रूप में। और दिन में उसी एसिड को तोड़ दिया गया और दिन में एसिमिलेटरी पावर भी आ गई। उसी एसिमिलेटरी पावर का यूज करके क्या बना लिया गया? और ये साइकिल कहां चलती है? इनमें ये साइकिल कहां चलती है और इनमें ये साइकिल कहां चलती है? ये टेबल है एनसीईआरटी में, लेकिन हमने देखो बिल्कुल विजुअलाइज करा दिया। ये एनसीईआरटी में टेबल में क्वेश्चन है और हमने सीधे आंसर बता दिया। ये फिगर बड़ा अच्छा फिगर है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल, तो पहले C4 साइकिल पढ़ लें, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का फिगर है, थोड़ा अट्रैक्टिव फिगर है, एनसीईआरटी का ही है पर अट्रैक्टिव वे में बनाया गया है। सेम है, सेम, अभी आप देखना। तो चलो आज का टॉपिक, कौन सा पाथवे? C4, C4 पाथवे। तो देखो C4 पाथवे को हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि इन दो साइंटिस्ट ने खोजा था। हैच एंड स्लैग पाथवे कहते हैं। It is reported in mostly मोनोकॉट की डाइकॉट? मोनोकॉट्स, ज्यादातर मोनोकॉट्स में होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स में होती है साइकिल। और ये साइकिल अभी बताया कहां चलती है? ये साइकिल स्टार्ट कहां से होती है और खत्म कहां होगी? तो स्टार्ट इन ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? जगह क्यों बदल दी गई? जगह क्यों बदल दी गई? मीजोफिल सेल्स में स्टार्ट हुई, फिनिश होगी बंडल स्थित सेल में, मोस्टली होती है मोनोकॉट्स में। इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। और इसको खोजा गया था मेज और सोरगम और सुगर केन में, यानी मोनोकॉट है ना सारे। इसको खोजा गया था इन मेज, डिस्कवर्ड इन मेज। मेज यानी मक्का। और बोलो कहां खोजा गया? सुगर केन यानी गन्ना। और बोलो सोरगम। ये सब मोनोकॉट पौधे हैं। सोरगम, दे ऑल आर मोनोकॉट प्लांट्स। कितनी बातें क्लियर हैं? अच्छा, ये पाथवे नेचर में इसलिए इवॉल्व हुआ। नेचर बनाती है कि हम लोग बनाते हैं? नेचर में इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि C3 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम, जो कि डुअल नेचर का था, मैं याद दिला रहा हूं बार बार। रुबिस्को एंजाइम किस सेल में उपस्थित था? मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट था, जो
स्टोमेटा के काफी करीब होती है। स्टोमेटा को हम लोग रंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा के काफी क्लोज होती है। जिस कारण CO2 जिस कारण कभी कभी O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि CO2 गायब हो गया, CO2 है, पर O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन उसकी तुलना से ज्यादा हो गई। कभी कभी O2 की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन CO2 से ज्यादा हो जाने के कारण रूबिस्को अपना बिहेवियर चेंज करके कौन सी साइकिल चलाने लगता है? चेंज करके फोटो रेस्पायरेशन करने लगता है ना, या C2 साइकिल भी बोलते हैं। फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल, एनसीईआरटी में C2 नहीं दिया, बताएंगे क्योंकि इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा 2 कार्बन का, ठीक है ना। तो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल रन करने लगता है, जो कि एक वेस्टफुल साइकिल है। मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा, वेस्टफुल को कभी कभी एनसीईआरटी इग्नोर करती है क्योंकि इस साइकिल का कोई अभी तक हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता चला, मतलब ये अनइंपॉर्टेंट साइकिल है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कुछ पता नहीं, तो इसीलिए ये अनइंपॉर्टेंट साइकिल बोलते हैं, यानी यूजलेस साइकिल है। दिस इज यूजलेस साइकिल या यूजलेस पाथवे, दिस इज यूजलेस पाथवे। इज दैट क्लियर? यानी सारा लफड़ा किसकी वजह से हो रहा है? डुअल नेचर। किसके डुअल नेचर की वजह से? रूबिस्को। अब देखो, ध्यान देना, C4 प्लांट्स जो होते हैं, हम लोग C4 पढ़ रहे हैं ना, C4 प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, तभी तो नाम पड़ा C4। 4 कार्बन का एसिड होता है। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का एसिड होता है। दिस 4 कार्बन एसिड इज नोन एज OAA। याद है ना, एनसीईआरटी में पढ़ा था, पूरा नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, इसीलिए इनका नाम पड़ा C4 प्लांट्स या C4 पाथवे, ठीक है ना। अब जरा इस पाथवे को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए बोर्ड पे, ध्यान देना।
ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला, है ना? ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला। देखो स्टेप बाय स्टेप जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको परिचित करा दूं इनसे, अवेयर करा दूं। ये बंडल, ये मीजोफिल सेल है। कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल्स, जो कि स्टोमेटा के काफी करीब होती हैं। किसके करीब होती है? और यहां पे मैं कौन सा स्टोमेटा बनाऊं? बोलो, है ना? मोनोकॉट है कि डाइकॉट? पक्का ना? कॉन्सेप्ट याद करते चलो। ये स्टोमेटा है, चूंकि पौधा मोनोकॉट है तो स्टोमेटा होने चाहिए कैसे? डबल शेप। और अगर डाइकॉट होता तो स्टोमेटा कैसे होते? राइट, है ना? अब ध्यान देना, ध्यान देते दीजिएगा। मीजोफिल सेल लिख दिया मैंने। और ये कौन सी सेल है? ये है बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल। अब बंडल सीड सेल के लिए कुछ खास बात बताऊंगा। मीजोफिल सेल की दीवार थिन होती है, थिन वॉल। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनमें दो भाग होते हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। और ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, स्मॉल इन साइज, ठीक है? और अगर किसी की दीवार पतली और स्टोमेटा के करीब है, सो दिस वन इज परमेबल फॉर द गैसेस कि इम्परमेबल फॉर द गैसेस? तो क्या कहते हो, क्या लिखूं? इट इज परमेबल फॉर गैसेस, परमेबल फॉर गैसेस। अब इसकी खूबी देखो, यहां लिख रहा हूं, थिन का उल्टा क्या कर दो? थिक वॉल। और कितनी लेयर होती है? सेवरल लेयर। सेवरल लेयर यानी कुछ लेयर होती है, एक से ज्यादा होगी, कभी कभी एक भी होती है, तो सेवरल लेयर थिक, सेवरल लेयर्स होगी। क्लोरोप्लास्ट यहां लिख दूं। क्लोरोप्लास्ट यहां पे खास बात होती है, देखना, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं। ग्रेना नहीं होता इनमें, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बताओ, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? मीजोफिल में कि बंडल शीथ में? हाँ, ग्रेना नहीं होगा, मतलब इसमें लाइट रिएक्शन नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी। कहां लाइट रिएक्शन नहीं होगी? बंडल शीथ सेल में। पक्का ना? इसीलिए यहां से जुड़े रहना पड़ेगा, इसीलिए इससे कनेक्शन रखना पड़ेगा, ठीक है ना? लाइट रिएक्शन के लिए इसे किस सेल पे निर्भर करना पड़ेगा? पक्का ना? केवल डार्क रिएक्शन, रुबिस्को को सब कुछ बचाने के लिए, रुबिस्को को O2 से बचाने के लिए इतना नाटक हुआ है। किससे? O2 से बचाने के लिए जगह बदलनी पड़ी। डार्क रिएक्शन की जगह पहले यहां थी, याद करो, अब हमने जगह यहां कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि क्या है? O2 से बचाना है, क्योंकि O2 से बचेगा तभी फोटो रेस्पिरेशन रुकेगा। बोलो सही है कि नहीं? तो देखना, देखना कैसे होता है, ध्यान से। तो इसकी दो खास बात पता कर ली हम लोगों ने। तीसरी खास बात क्या होगा? यानी ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा तो होगा ही होगा। स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है, यहाँ पे ग्रेना भी था, स्ट्रोमा भी था, यहाँ ग्रेना नहीं है, स्ट्रोमा है, ठीक है ना? और यहाँ पे उल्टा कर दो, स्मॉल का उल्टा लार्ज, ठीक है ना? और यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस होता है बीच बीच में, मैं यहां लिख दूं इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ प्रेजेंट। यहाँ पे अभी लिखेंगे, रुक जाओ, इस पॉइंट के बाद लिखेंगे। ये परमेबल फॉर गैस, तो ये इम्परमेबल, बिल्कुल उल्टा है ना? इम्परमेबल फॉर गैसेस। वो स्टोमेटा के करीब, ये स्टोमेटा से दूर, ठीक है ना? इसको बंडल शीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है ना? वैस्कुलर बंडल यानी संवहन ऊतक, यानी जाइलम और फ्लोएम को चारों तरफ से घेरती है। दैट इज व्हाई नोन एज बंडल शीथ सेल, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अच्छा, और यहाँ पे इम्परमेबल फॉर गैसेस हो गया। आखिरी बात, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कभी नहीं होता, तो गैस तो वैसे नहीं आ पाएगी। अगर बीच में जगह ही नहीं है दो सेल के बीच में, जरा सोचो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, पांचवी सेल है, छठवीं सेल है, सातवीं। यहां से गैस ऐसे 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 आ जाएगी, यहां से ऐसे 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 आ जाएगी, यहां से ऐसे 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 जगह बनाते हुए आ जाएगी। बोलो। अच्छा, अब लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं, मान लो इंटरसेलुलर स्पेस है ही नहीं। ध्यान देना, ये
ये। अब बताओ क्या जगह है, क्या एंट्री होगी? नहीं होगी किसी की। तो ये चीज हमारी बंडल स्थित सेल की खूबी थी, ठीक है ना। बंडल स्थित सेल की इस तरह की एनाटॉमी को बोलते हैं, ऐसे बिल्कुल मोतियों की माला जैसे उसने बंडल, वैस्कुलर बंडल को घेर रखा है। वैस्कुलर बंडल के सेल ने वैस्कुलर बंडल यानी समान ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम को मोतियों की माला जैसे घेर रखा है। मैं इधर थोड़ा सा बनाना चाहूंगा एक फिगर छोटा सा। ये रहा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। इसने उसको चारों तरफ से घेर रखा है बिल्कुल मोतियों की माला जैसे, और सेवरल लेयर्स थिक हो सकती है। और इस तरह की एनाटॉमी को बोल देते हैं हम, या 1 या 2 लेयर बना लेते हैं। लो एक और बना देते हैं आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सेवरल में, सेवरल का मतलब होता है कुछ लेयर मोटी होती है। हमने 2 लेयर बना दी। ये रही आपकी बंडल सीड सेल, बीएससी बोलते हैं ना शॉर्ट में, बीएससी। ये रहा वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम दोनों आता है। और ये बिल्कुल इसको घेर रही मोतियों की माला जैसे। इस तरह के एनाटॉमी को वृत्त या क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। बोलो, इस तरह के एनाटॉमी को क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। बताओ, जब वैस्कुलर बंडल को कुछ स्पेशल सेल चारों तरफ से घेर लेंगी और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, तब इस तरह के वैस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे? क्रेंज एनाटॉमी। इस तरह के एनाटॉमी को नाम क्या पड़ गया? क्रेंज एनाटॉमी। और वृत्त का क्या मतलब है? वृत्त का मतलब होता है माला। वृत्त एक लैंग्वेज है जिसका अर्थ निकलता है माला। तो माला के आकार की सेल है, जैसे माला होती है ना मोतियों की माला, 1 लेयर 2 लेयर, तो इसकी सेवरल लेयर्स होती है। इसीलिए नाम पड़ा ब्रीथ या क्रेंज एनाटॉमी। तो बताओ ब्रीथ या क्रेंज एनाटॉमी किसमें होती है? C4 प्लांट में कि C3 में? ठीक है ना। एक ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट होते कि ग्रेनल, परमेबल फॉर द गैसेस कि इम्परमेबल फॉर द गैसेस? ठीक है ना। सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ स्पष्ट हो गया। और ये स्टोमेटा के करीब है, ये स्टोमेटा के दूर है। अब आगे चलो, देखो जरा, ध्यान देना है अभी सारा कॉन्सेप्ट। इसमें 2 CO2 एक्सेप्टर होंगे, मजबूरी है भाई। एक पकड़ेगा यहां वायुमंडल से और एक पकड़ेगा यहां से यहां। बोलो, एक पकड़ेगा कहां से? यहां वायुमंडल से यहां लाएगा, और दूसरा लाएगा यहां से यहां। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अब जरा देखो, यहां पर पहला CO2 एक्सेप्टर बैठा होता है पेप। वहां कौन बैठा था पहले? RUBP। यहां कौन बैठा है? पेप। RUBP और पेप। तो बताओ यहां कौन बैठा हुआ है? पहले हम लोग जो पहला केस पढ़ रहे थे C3 प्लांट वाले में, वहां कौन बैठा था? राइट, ये पेप है, फास्फोइनोइल पायरुवेट। अभी पूरा नाम अलग से लिखाऊंगा, पहले समझ लो। और बता दो 3 कार्बन का है भाई, 3 कार्बन का है। वायुमंडल से CO2 आई, एटमॉस्फेरिक CO2 है। कितने कार्बन है CO2 में? ये प्लस ये जुड़ गया। इसके लिए एक एंजाइम चाहिए। ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है। ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, क्योंकि पहली बार इसने किसको पकड़ा है? वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहां पे एक ऐसा एंजाइम होगा जो सिंगल नेचर का हो। डुअल होगा तो फिर वही समस्या हो जाएगी। सिंगल नेचर वाला कि डुअल? सिंगल नेचर वाला। नाम सुनना, पेपकेज। पेपकेज ना कि पेपको। अगर मैं पेपको बोल देता तो कार्बोक्सिलेज भी होता और ऑक्सीजनेज भी होता, पर मैं क्या बोल रहा हूं, इसका नाम क्या है? पेपकेज। बताओ, पहला CO2 एक्सेप्टर का नाम पेप। ये नया आया ना, नया नेचर ने नया बनाया इसे। ये पहले हमारे C3 प्लांट में नहीं था। तो दिस इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसने CO2 को रिसीव किया। और आपको पता है जब भी कोई रिएक्शन कराएंगे बिना एंजाइम के काम चलना नहीं है। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था, एंजाइम का नाम है पेपकेज। अब ये जो एंजाइम है ना, अब बताओ 3 और 1 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड बना दिया। बताओ क्या नाम है? इसीलिए इसको बोलते हैं C4 पाथवे। क्या बोलेंगे इसका नाम? C4 पाथवे। ठीक है ना। अब ये तुरंत ही देखते ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड। कभी कभी क्या करते हैं ना, एस्पार्टिक एसिड भी दे देते हैं। मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये यहां से यहां मूव कर जाता है। अच्छा, ये है क्या? ये क्या, व्हाट इज दिस? आपको पता है 2 सेल के बीच में, प्लांट सेल के 2 सेल के बीच की सेल वॉल में कुछ पोर पाए जाते हैं, कुछ होल होते हैं। नाम बताओ।
प्लाज्मोडेस्माटा, these are plasmodesmata, these are plasmodesmata। तो प्लाज्मोडेस्माटा से एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो आ रहा है, आ गया, कहां आ गया, हमने मान लिया मैलिक एसिड, सबसे कॉमन है मैलिक एसिड। ना दिया होता मैलिक एसिड तो बताओ एस्पार्टिक एसिड, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये मैलिक एसिड यहां पे टूट जाता है, टूट जाता है, मैलिक एसिड क्या करता है, टूट जाता है ना, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होकर के क्या दे देता है, CO2 रिलीज कर देता है। CO2 में कितने कार्बन है भाई, तो ये क्या कर देगा, ये स्टार्ट्स, यहां बैठा हुआ है, सुनना, यहां बैठा हुआ RUBP, कौन बैठा हुआ है, RUBP, कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन, एक कार्बन ये है और 5 कार्बन ये है, ठीक है ना। साथ में यहां पे ये एंजाइम बैठा हुआ, ये बदमाश वाला, क्यों मैंने इसको बदमाश बोला, डुअल नेचर का था, लेकिन अब ये बदमाशी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि O2 को पकड़ा ही नहीं जा रहा है। किसको पकड़ा गया है, CO2 को। ये इंतजार करता रह जाएगा, थक जाएगा, पर कभी O2 नहीं आने वाली, CO2 ही आएगी। बोलो बताओ, जब ये सिंगल नेचर का है ये तो दोगलापन दिखाएगा नहीं, O2 आ भी जाए तो ये इसको पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसके नाम में जुड़ा हुआ है कि ये एक ही स्वभाव का है, वो भी कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीजनेज टेंडेंसी का नहीं है। तो हमने एंजाइम को इसीलिए यहाँ पे छोड़ दिया कि जाओ तुम आ रहो, ऑक्सीजन आनी नहीं है, और इस जगह से भी ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, बिकॉज दिस इज इम्परमेबल फॉर द गैसेस, परमेबल फॉर द गैसेस, है ना। ये देखो, अब देखो ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए, बताओ 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे, 2 नाम बताओ, पीजिए ना। और ये कौन सी साइकिल स्टार्ट कर देगी, इसी साइकिल से क्या बन जाएगा, मैं यहां बाहर निकाल के लिख दे रहा हूं, क्या स्टार्ट हो गई, ये कौन सी साइकिल स्टार्ट हो गई, C3 साइकिल का दूसरा नाम केल्विन साइकिल, जैसे चलती थी सेम वैसे ही चल रही है। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज का कितना भाग, 1/6, एक CO2 है ना भाई, कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे एक CO2 को फिक्स करने के लिए, कितने ATP खर्च होंगे, 3 ATP 2 NADPH, इस साइकिल में यहां से लेके यहां तक। बोलो क्लियर है बिल्कुल। अच्छा बताओ ये कितने कार्बन थे, नहीं मैलिक एसिड में कितने कार्बन थे, अब कितने बचने चाहिए, क्योंकि एक तो ये निकल गया, अब कितने बचने चाहिए जल्दी बोलो, 3, नाम सुनो, कितने कार्बन है, नाम कंपाउंड बताओ, पायरुविक एसिड। ये भाई साहब इधर से चल दिए प्लाज्मोडेस्माटा से यहां पहुंचा, कौन पहुंच गया, कितने कार्बन है, अब ये इसमें बदल जाएगा, और इस जगह पर ये कुछ एनर्जी खर्च करेगा, ये एनर्जी खर्च करेगा, ठीक है ना। रफली मैं लिख दूं 2 ATP खर्च करेगा, 2 ATP खर्च करेगा। तो अब आप बताओ कुल कितनी एनर्जी खर्च, और साइकिल कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, पहले बताओ। पायरुविक एसिड ATP खर्च करके किस में बदल जाएगा, फास्फोइनोइल पायरुवेट। देखो इसमें फास्फेट नहीं लगा है, क्या इसमें कहीं फास्फेट था, लेकिन इसमें इसके नाम में पढ़ो फास्फोइनोइल पायरुवेट, मतलब ऐसा पायरुविक एसिड जिसमें फास्फेट ग्रुप लग गया है। ये फास्फेट मिलेगा कहां से, ATP से मिलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, लेकिन यहां एक नहीं बल्कि 2 ATP खर्च होगी, समझ में आई बात। अब आप बताओ एक CO2 को फिक्स करने के लिए कुल कितनी ऊर्जा खर्च हुई, C4 प्लांट की बात कर रहा हूं, C3 की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही, 3 ATP यहां पे खर्च हुई थी और 2 NADPH यहां पे खर्च हुआ था, और 2 एक्स्ट्रा ATP खर्च हो रही है, तो कुल एक CO2 को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट को कुल कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, 5 ATP और 2 NADPH। मतलब C3 की तुलना में इन्हें कितने एक्स्ट्रा ATP चाहिए, 2 एक्स्ट्रा चाहिए, वो इस साइकिल को चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये साइकिल तो C3 चल रही है, वो तो चाहिए ही चाहिए। और ये साइकिल कौन सी चल रही है, C4, क्योंकि पता है अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो ये साइकिल भी रुक जाएगी,
इसीलिए C4 साइकिल में C3 साइकिल अपने आप इंक्लूडेड होती, बताया था कि नहीं शुरुआत में? क्लियर है कि नहीं? अब मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दो, बताओ यहाँ कितने CO2 एक्सेप्टर हैं? कितने CO2 एक्सेप्टर है? 2। पहला पेप और दूसरा वाला RUBP। अच्छा, पहला एंजाइम और दूसरा एंजाइम, बिल्कुल सही। पहला स्टेबल प्रोडक्ट और दूसरा स्टेबल प्रोडक्ट। अच्छा, C4 पौधों में केल्विन साइकिल कहां चलती है? C4 पौधों में केल्विन साइकिल कहां चलती है? बंडल शीथ सेल में। C3 में कहां चलती थी? क्या फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई खतरा दिख रहा है? फोटो रेस्पिरेशन का कोई चांस ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर ये गैसेस के लिए इम्परमेबल है तो ये कैसे आ गया? ये एसिड है मेरे भाई, एसिड के लिए इम्परमेबल नहीं है। क्या लिखा है? गैस के लिए इम्परमेबल है, एसिड के लिए थोड़ा ना इम्परमेबल है। सही है कि नहीं? जैसे एक मुझे कुछ थोड़ा सा कम, मैं थोड़ा कम इस तरह की नॉलेज बहुत कम रखता हूँ, मतलब की बात है। एक किसी एक राक्षस था, उसको वरदान दिया गया भस्मासुर कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वो, अब बड़े परेशान, देवता लोग बड़े परेशान कि क्या होगा। अरे वो जिस पे भी देखो साला हाथ रख देता है, जिस पे भी देखो हाथ रख देता है वो भस्म हो जाता है। आशीर्वाद आपने ही दिया, बताओ अब क्या करें? तो गॉड होते हैं। उन्होंने तुरंत क्या किया ना, उसको पकड़ा और उसका हाथ खुद पे ही रख दिया कि तुम जिस पे मैं रखूं, उसने वरदान ही ऐसा मांगा था, मैं जिस पे रखूं वो भस्म हो जाए। उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक लगा के, आइडिया लगा के उसका हाथ उसी पे रख दिया तो खुद ही भस्म हो गया, उसका अंत हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, कहने का तात्पर्य क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू है ना, उन्हीं क्लू के आधार पे सारी सिस्टम चलती रहती है। तो देखो क्या नेचर ने ऐसा बदलाव किया कि पहले साइकिल कहां चल रही थी और इस सबसे ज्यादा ये परेशान कर रहा था। इसने कहा हम तुम्हें ऐसी जगह उठा के भेज देते हैं जहां तुमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गैस के लिए इम्परमेबल वाली जगह पे पहुंच जाओगे। पहुंच गया। हाँ, श्राप में एक विकल्प छोड़ रखा था, गैस के लिए इम्परमेबल है लेकिन एसिड के लिए तो परमेबल है ना, वरना इसका तो काम ही नहीं चलता, वरना तो इसका काम ही नहीं चलता। वही वाली स्टोरी इसीलिए बताई मैंने आपको, वरना इसका काम ही नहीं चलता, समझे? श्राप देते भी हैं तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट छोड़ देते हैं ताकि उसका आगे चल के वो एकदम, देखा होगा, कोई भी देखा होगा, हर श्राप का एक वो होता है। जैसे अहिल्या को श्राप दिया तो वो पत्थर की बन गई, फिर वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पत्थर से आवाज आई, वो लोग है ना श्राप दे देते थे। तो क्या हुआ फिर श्री राम जब आए तो क्या पैर से टच हुआ, तो शायद वो ऐसा ही है ना कुछ कि वो फिर उसको उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब है उसका सब्स्टिट्यूट छोड़ दिया जाता है। श्राप क्या दिया गया, जाओ तुम गैसेस के लिए इम्परमेबल हो गए, और सब्स्टिट्यूट क्या छोड़ दिया गया कि एसिड के लिए परमेबल हो। बोलो सही है कि नहीं? बस याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? और हमारी सारी प्रॉब्लम, बताओ कभी भी इसको CO2 के सिवा O2 मिलेगा? यहाँ तो O2 पकड़ने वाला है, यहाँ कोई दोगला एंजाइम है, यहाँ तो डुअल नेचर का एंजाइम है नहीं, इसलिए लगातार यहाँ CO2 रिलीज होगी और ये कभी भी अपना स्वभाव बदल नहीं पाएगा। तो हमारी जो समस्या थी कौन सी, फोटो रेस्पिरेशन से, उससे परमानेंट छुटकारा मिल गया कि टेम्पोरेरी? परमानेंट मिला ना, इसीलिए नेचर ने ये पौधे इवॉल्व किए। तो आप कह सकते हो नेचर ने पहले कौन से पौधे बनाए, डाइकॉट, फिर उससे एडवांस पौधे बनाए कौन से, मोनोकॉट। डाइकॉट एडवांस है कि मोनोकॉट? किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता ज्यादा है, कौन खाना ज्यादा बनाएगा, किसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होंगे, और साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं, आप नोट कर लें तो मैं बताऊं आपको। तो इस पूरी साइकिल का एम क्या था, C4 साइकिल का एम क्या था? इधर देखो बोर्ड पे सब लोग, यहां से CO2 को पकड़ा गया, कितने CO2 को, और जरा यहां पे देखना, ध्यान देना, ये पूरी साइकिल की देखो, ये कौन सी साइकिल कवर हो गई, ये कौन सी साइकिल है? इस पूरी साइकिल का देखो, ये साइकिल का मतलब जहां से चले वहीं आ जाते हैं, ये देखो जहां से चले वहीं पहुंच गए। पर इस साइकिल का एक एम आप भूल गए, जो CO2 यहां पकड़ी गई उसी CO2 को यहां रिलीज कर दिया गया। बस यही एम था, यही एम था कि बाहर की CO2 को मेसोफिल्म में पकड़ के एसिड में बदल के और उस एसिड को कहां रिलीज कर दिया जाए, और इस एसिड से CO2 अंदर आ गया। पर्पस यही था, क्या पर्पस था कि बाहर की वायुमंडल की CO2 को कहां पहुंचा दिया जाए,
बंडल शीट सेल में, और ये साइकिल आराम से चल गई, और रुबिस्को अपने डुअल स्वभाव होते हुए भी सिंगल स्वभाव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी खतरा नहीं है। किससे खतरा नहीं है? O2 से। फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको बताता हूं। ये प्लांट हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं। दैट मीन्स ट्रॉपिकल। कैसे पौधे हैं ये? ट्रॉपिकल प्लांट्स, जो हाई टेम्परेचर को झेले ट्रॉपिकल, जो लो को झेले वो टेम्परेट। इसका मतलब ये है कि C3 कैसे हैं? C3 लो टेम्परेचर वाले हैं, C3 आर टेम्परेट प्लांट। समझ में आ गई बात? वो लो टेम्परेचर को झेल पाएंगे। तुलना करते जा रहे हैं दोनों की। अच्छा, ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फेस कर सकते हैं। ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फेस कर सकते हैं। जबकि C3 plants are adapted for low intense light. Low intense light. ये बेटर फोटोसिंथेसाइजर हैं। ये बेटर फोटो सिंथेसाइजर है। दैट मीन्स इनका यील्ड ज्यादा होगा कम होगा? पैदावार ज्यादा होगा कि कम होगा? यील्ड ज्यादा है। ब्रैकेट में लिख दूं, C3 आर नॉट बेटर फोटोसिंथेसाइजर। दैट मीन्स उनका जो यील्ड है ना वो कम होगा। यील्ड यानी पैदावार। फिर उसके बाद ये प्लांट्स लेस वाटर यूज करके, लेस मतलब कितना? लगभग आधा। ये प्लांट हाफ वाटर यूज करके सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन के द्वारा डबल खाना बनाते हैं। और ये भी तुलना हमने किसके रिस्पेक्ट पे की है? C3 प्लांट। यानी C3 प्लांट इससे डबल वाटर लॉस करता है, और खाना इसकी तुलना में डबल वाटर लॉस एंड यील्ड जस्ट हाफ, यील्ड हाफ है। तो क्या लग रहा है हर मामले में बेहतर कौन है? हर मामले में बेहतर कौन है? हाँ, एक आखिरी बात, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। PR मतलब फोटो रेस्पिरेशन। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता था, इसीलिए इनकी यील्ड कैसी है? मोर। और इनकी यील्ड लेस है। कौन से अच्छे बेहतरीन पौधे हैं? तो C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर को फेस कर सकते हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला? हमने इन्हें बोला ट्रॉपिकल प्लांट्स। जबकि C3 कैसे होंगे? टेम्परेट प्लांट। तुलना कर दिया है। ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फेस कर सकते हैं। C3 कैसे करेंगे? लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फेस करेंगे। C4 बेटर फोटोसिंथेसाइजर हैं,
इनकी पैदावार ज्यादा होगी, जबकि ये नॉट बेटर इनकी पैदावार कम है। ठीक है, ये प्लांट्स आधा वाटर यूज करेंगे, हाफ अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे, किसके लिए? सेम अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्सेशन के लिए, किसकी तुलना में? C3 की तुलना में, लेकिन खाना बनाएंगे डबल। मतलब जितना CO2 इसको दिया जा रहा है उतना ही CO2 अगर हम C3 पौधे को दे दें तो कौन खाना डबल बनाएगा और पानी भी आधा लॉस करेगा? C4। ठीक है ना। और C4 पौधों की पैदावार ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। इनकी पैदावार कम क्यों है? क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। ये मेन बात है। ये मैंने लगभग तुलना कर दिया कि कौन बेहतर पौधे हैं, तो आपको पता चला कि बेहतर कौन है? C4। इन C4 प्लांट्स CO2 एक्सेप्टर कितने हैं जरा बताओ? हाँ, प्राइमरी कौन था? प्राइमरी बताओ। पेप का पूरा नाम भी बता दे रहा हूं, फास्फो इनोइल पायरुवेट। फास्फो इनोइल पायरुवेट। कार्बन बताओ भाई, 3 कार्बन। अच्छा, सेकेंडरी कौन सा था? वही पुराना? नहीं, रुबिस्को तो एंजाइम है भैया। RUBP नाम पूरा पता है आपको, 5 कार्बन का। ये 5 कार्बन का है। अच्छा, C4 सारा कुछ C4 प्लांट के लिए बातचीत चल रही है। इसमें तो इसमें RUBP PP का एंजाइम कौन सा है? PP का एंजाइम है पेप्केस। ठीक है ना। पूरा नाम है फास्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। जानते हो, पेप से याद रहेगा और केस से याद रहेगा। ये सिंगल नेचर का है कि डुअल नेचर का? सिंगल नेचर का है। कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा कि ऑक्सीजनेज? कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे स्टेबल प्रोडक्ट 2 बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट भी 2 बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? OAA। कितने कार्बन? यहां पे कौन सा हो जाएगा? PGA। कितने कार्बन? 3 कार्बन। अच्छा, केल्विन साइकिल कहां चलती है? साइट ऑफ केल्विन साइकिल पूछा जाता है। साइट ऑफ C3 या केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट। इसके लिए मेरे पास एक हिंट है। एक कॉफी आती है ब्रू कॉफी, सुना होगा आपने, सुना होगा, पिया भी होगा। ब्रू कॉफी, अरे 2 कॉफी, नेस्कैफे और ब्रू इंस्टेंट कॉफी आती ही नहीं आती है। तो बी से याद रहेगा बंडल सीड सेल। बी से क्या याद रहेगा? बंडल सीड सेल में। RU से क्या याद रहेगा? इसी में RUBP होता है और इसी में रुबिस्को भी होता है। भाई RUBP भी याद रहेगा, और RUBP को असिस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है ना, यहां पे लिख दें। RUBP का एंजाइम, RUBP को असिस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को। RUBISCO। सिंगल नेचर का कि डुअल? सिंगल नेचर का था कि डुअल? डुअल नेचर में C क्या शो कर रहा है? कार्बोक्सिलेज। O क्या शो कर रहा है? ऑक्सीजनेज। ये लो, सब कुछ लिख दिया। तो बताओ, यहां RUBP भी याद रहेगा, और RU से क्या याद रहेगा? रुबिस्को। और कॉफी से क्या याद रहेगा? केल्विन साइकिल। C से याद रहेगा केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल, तो याद रहेगा। और वैसे भी मैंने लिख ही दिया C3 या केल्विन साइकिल कहां होती है। तो देखो कितना आसान हो गया चीज।
ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऑक्सीजनेज नॉट ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजिनेज। तभी तो ये ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ सकता था, और इसके इसी डुअल नेचर की वजह से सारा हमें चेंजेस करने पड़े। बताइए साइड बदली कि टाइम बदला? साइड बदल दी ना। बंडल सीड सेल्स वो मीजोफिल में ना चला के कहां चलानी पड़ी रिएक्शन? बंडल सीड सेल में। जबकि कैम पौधों में क्या बदल दिया? टाइम। दिन को फोटोसिंथेसिस होगी और रात को कार्बन फिक्सेशन होगा। बोलो सही है कि नहीं? C4 पाथवे की बात कर रहा हूं, C4 प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूं, केवल C4 पाथवे की बात कर रहा हूं। इसमें कितने एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए? एक्स्ट्रा एटीपी रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा एटीपी रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। बोलो बताया था? 1 CO2 मॉलिक्यूल इज 2, है ना? 2 एक्स्ट्रा चाहिए। अब जरा बताओ C3 पाथवे को कितना चाहिए होता है? C3 पाथवे, बार बार बोल रहा हूं, केल्विन साइकिल। C3 पाथवे या केल्विन साइकिल को कितने एटीपी चाहिए? फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल इट रिक्वायर्स कितने बताओ? 3 ATP and 2 NADPH2 पढ़ चुके हैं पहले ही। तो मेरा मतलब ये है कि बताओ C4 प्लांट्स को, अब मैं C4 प्लांट बोल रहा हूं, पाथवे नहीं, पाथवे अलग कर दिया ना। अब C4 प्लांट्स में तो दोनों चीजें होंगी ना, दोनों चीजें होंगी। C4 प्लांट्स को एक CO2 को फिक्स करने के लिए, एक CO2 फिक्सेशन के लिए कुल 3 और 2 5 ATP व 2 NADPH2 की नीड होगी, और तब ग्लूकोज का कितना पोर्शन बनेगा? 1/6 पार्ट का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर? इतने पार्ट का निर्माण होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि C4 प्लांट्स को C3 की तुलना में कितने एक्स्ट्रा एटीपी की आवश्यकता होगी? आंसर 2 एक्स्ट्रा की आवश्यकता होगी। बोलो सही है कि नहीं? और कोई भी पाथवे फ्री में तो चलेगा नहीं, कुछ तो ऊर्जा खर्च करेगा। तो C3 की तुलना में इसको कितने एक्स्ट्रा एटीपी की आवश्यकता होगी? 2। याद रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं ये बात। C4 प्लांट requires 2 extra ATP for the fixation of 1 CO2 molecule in compare of which plant? C3 plants। ठीक है ना? C3 प्लांट की तुलना में इन्हें 2 एक्स्ट्रा एटीपी चाहिए, क्योंकि C3 पौधों को चाहिए 3 एटीपी और 2 NADPH, इसको 2 एक्स्ट्रा चाहिए बस। अब मैं आपको बता दूं फोटो रेस्पायरेशन क्या है। फोटो रेस्पायरेशन ये किसकी घटना है? C3 पौधों की कि C4 पौधों की? डाइगॉट की कि मोनोगॉट की? दिस इज द इवेंट रिपोर्टेड इन इवेंट
reported in most of the dicot or C3 plants, never present in C4 प्लांट्स, है ना। C4 प्लांट कौन थे? मोस्टली मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, याद दिला दिया मैंने आपको। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। अच्छा देखो कैसे होता है ये। फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब ये दिन में होगा कि रात को होगा? मतलब फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या होने लगेगा? रेस्पिरेशन। हमने दो शब्दों में तोड़ दिया इसको, फोटो अलग कर दिया, रेस्पिरेशन अलग कर दिया। रेस्पिरेशन में पौधा क्या लेगा? O2 इनटेक करने लगेगा, O2 इनटेक करने लगेगा और CO2 रिलीज करने लगेगा। लाइट की प्रेजेंस में पौधा O2 लेने लगेगा, CO2 निकालने लगेगा। इसी साइकिल को हमने क्या नाम दिया? इसी साइकिल को बोलते हैं नोन एज, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इसी को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला रेस्पिरेशन नहीं है जिससे फायदा होगा, ये वाला रेस्पिरेशन है जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है और किसके? डुअल नेचर की वजह से हो रहा है। हाँ, ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ रूबिस्को, डुअल नेचर ऑफ रूबिस्को। ये रूबिस्को के डुअल नेचर की वजह से हो रहा है, ये रूबिस्को के डुअल नेचर की वजह से हो रहा है। कैसे? अभी बता रहा हूं मैं आपको। और ये कहा जाए तो इस साइकिल का अभी तक कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं पता चल सका है। मतलब क्या इस साइकिल का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? कहा जाए तो ये एक तरह की वेस्टफुल साइकिल है, कहा जाए तो एक तरह की वेस्टफुल साइकिल है, क्योंकि नुकसान तो हो ही रहा है। क्यों वेस्टफुल साइकिल है? ग्लूकोज नहीं बनेगा इस साइकिल के दौरान, ग्लूकोज नहीं बनेगा इस साइकिल के दौरान, एटीपी नहीं बनेगी, ठीक है ना। इस साइकिल के दौरान क्या नहीं बनेगा? ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्रॉस का सिंबल लगा दो। एटीपी नहीं बनेगी, NADPH2 नहीं बनेगा। बनना तो दूर की बात है, एटीपी और NADPH2 फालतू के साइकिल में यूज अलग से हो गया, बनना तो दूर की बात है, यूज अलग से हो गया। कहानी तो एक दिन एक कहावत, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, मतलब कुछ पहले की कहावत है, तब 12 आने चलते होंगे, हम लोग के समय नहीं चलते, है ना। तो क्या हुआ था? मतलब कुछ आपने खाया पिया भी नहीं, ग्लास अलग से टूट गया। अब तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ग्लास टूट गया तो छोड़ देगा आपको, भरपाई कर लेगा आपसे। भाई आपने कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और कुछ टूट गया, है ना। तो इसका क्या हुआ? दोहरा नुकसान हुआ कि एक तरफ से दोहरा, एक तो पेट में कुछ गया नहीं और पैसे भी आपके फालतू में चले गए। वही इसके साथ है, ग्लूकोज बना नहीं, एटीपी बनी नहीं, NADPH2 बना नहीं, बट यूज ऑफ एसिमिलेटरी पावर फालतू में यूज हो गई इन वर्थलेस साइकिल। बेकार है, बेकार की साइकिल है, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों हुई है? ये हुई है डुअल नेचर के कारण। मैंने जैसा आपको बताया था, ये देखो डुअल नेचर ऑफ रूबिस्को के कारण। एक्चुअली है क्या? इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप समझना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल की तरफ चले तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, याद करो, कार्बोक्सिलेशन, याद है ना। कार्बोक्सिलेशन क्या होता था इसमें, याद करो, RUBP कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन, प्लस वायुमंडल से क्या आया था? CO2 कितने कार्बन?
और यहाँ पे रुबिस्को बैठा हुआ था, याद है? और इस समय रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव कर रहा है। इस समय CO2 की मात्रा किससे ज्यादा है? इस समय CO2 का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा है? O2 से। ये देखो इधर लिख दिया है, CO2 की मात्रा O2 से ज्यादा है। पत्तियों के अंदर CO2 की मात्रा O2 से ज्यादा है, तो RUBP ने CO2 को पकड़ लिया इस एंजाइम की प्रेजेंस में। इस समय ये एंजाइम किसकी तरह काम कर रहा है? कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज की तरह काम नहीं कर रहा है। ये वाला एंजाइम इनएक्टिव पड़ा है, डुअल स्वभाव का है। तो कौन से स्वभाव में है इस समय? इस समय कौन से स्वभाव में है? कार्बोक्सिलेज। क्या ये ऑक्सीजनेज स्वभाव शो कर रहा है? नहीं। अच्छा आप बताओ क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? पीजीए के। और तब जाके आपको पता है केल्विन साइकिल रन होगी। बोलो, केल्विन साइकिल विल कंटिन्यू। केल्विन साइकिल विल कंटिन्यू मतलब खाना बनेगा। ये कब की बात है? जब CO2 की सांद्रता O2 से ज्यादा हो। ध्यान देने की बात यह है कि फोटो रेस्पिरेशन दिन में होता है। क्यों? क्योंकि अगर डे टाइम नहीं होगा तो एसिमुलेटरी पावर नहीं बनेगी, और अगर एसिमुलेटरी पावर नहीं बनेगी तो ये यूज क्या करेगा? और अगर यूज नहीं करेगा तो फिर ये साइकिल कैसे चलाएगा? माना कि इस साइकिल का कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन साइकिल चलाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना। कितने प्रकार की ऊर्जा यूज कर रहा है? दो, एक ATP और एक NADPH मिला के क्या बोलते हैं? एसिमुलेटरी पावर। तो क्या ये रेस्पिरेशन है? सामान्य रेस्पिरेशन है? नहीं। सामान्य रेस्पिरेशन कब होता है? दिन और रात 24 घंटे हो सकता है। सामान्य रेस्पिरेशन हमेशा होता है, ये केवल लाइट की प्रेजेंस में होगा। और ये रेस्पिरेशन का फायदा ये है, ATP निकलेगा, ऊर्जा मिलेगी पौधे को। इसका घाटा क्या है? ये फायदा नहीं है, घाटा है। क्या घाटा है? कि इस वाले रेस्पिरेशन में, फोटो रेस्पिरेशन में ऊर्जा, वो भी एक नहीं, दो प्रकार की वेस्ट हो रही है, और खाना भी नहीं बन रहा है। ये तो नुकसान हो रहा है दोहरा, लेकिन इसका कोई अभी तक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं पता। इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए देखिए ऐसा क्या ट्विस्ट हो जाता है कि ये साइकिल चलने लगती है। तो देखो अब क्या है, अब O2 की मात्रा CO2 के या तो नियरली इक्वल है। देखो इसका क्या मतलब समझोगे? ये या तो इससे के बराबर है या तो इससे ज्यादा हो गया है ना। तब क्या होगा? तब यही जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप, अब ये स्वभाव बदल देगा। अब ये इस स्वभाव का हो जाएगा। अब इस पे मैं कट मार दूंगा, इस पे लिख दूंगा ऑक्सीजनेस, यही होगा ना। तो देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान देना। मैं यहां लिख रहा हूं, इस समय क्या होगा? RUBP बैठा हुआ है, अभी भी बैठने दो। कितने कार्बन है? प्लस, अब की बार क्या पकड़ लेगा? O2। कितने कार्बन है? 0 कार्बन। अच्छा आप बताओ, अभी भी एंजाइम वही बैठा हुआ है, नाम बताओ। व्यवहार चेंज कर दिया ना इसने। क्या व्यवहार कर रहा है? ऑक्सीजनेज की तरह व्यवहार कर रहा है। ऑक्सीजन पकड़ लिया तो ऑक्सीजनेज। क्या ये कार्बोक्सिलेज की तरह व्यवहार कर रहा है? तो अब रिजल्ट बदल जाएगा। अब रिजल्ट क्या बदल जाएगा? अब यहाँ 3 कार्बन के 2 कंपाउंड। क्यों? कार्बन कितने बचे? पहले देखो कितने थे? पहले थे 5 और 1, तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बन गए थे। बोलो, रिएक्शन बैलेंस थी ना। अब समस्या क्या हो रही है? अब ऐसा हो ही नहीं सकता। 3 कार्बन के 2 कंपाउंड कैसे बनेंगे? बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आने लगा। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आने लगा। एक बना 3 कार्बन के कंपाउंड, जो बन रहा था वही, नाम बोलो, पीजीए। और एक बन गया फास्फो ग्लाइकोलेट। और 8 हटा के हम क्या लगा सकते हैं? इक एसिड या फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। बोलो सही है? 2 नाम, और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा C2 साइकिल, क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड बना आपकी बार। तो नाम क्या पड़ा? अच्छा जरा ये देखो, ये क्या कर रहा है इस समय? ये पहले 2 मॉलिक्यूल बनते थे तो ग्लूकोज का कितना भाग बनता था? अब कितना बनेगा? 1/12, और आधा बनेगा। भाई 2 से बनता था ग्लूकोज का 6वां भाग, अब ये उसका भी आधा हो गया, तो ग्लूकोज का 12वां भाग बनेगा। देखो खाने बनने में कमी आई। अब ग्लूकोज का 1/12 पार्ट बनेगा, 1/12 पार्ट केल्विन साइकिल द्वारा बनेगा।
देखो एक तो खाना भी कम बनने लगा, एक चोट तो इधर लगी, खाना बन नहीं रहा है और आधा बनने लगा, खाना नया बन नहीं रहा है, नुकसान अलग हो गया। बोलो, खाना बनने में कमी आई कि अधिक हुआ? खाना बनने में कमी आई। अच्छा इधर देखो, इस साइकिल की वजह से इस साइकिल में सारी एसिमिलेटरी पावर यूज हो गई। जो यहाँ बची थी ना एसिमिलेटरी पावर, जो जिससे खाना नहीं बन पाया था, वो एसिमिलेटरी पावर यूज कर लेता है। एसिमिलेटरी पावर नाम बोलो, ATP plus NADPH2 is used in C2 साइकिल। C2 साइकिल का दूसरा नाम फोटो रेस्पिरेशन। और इस साइकिल के दौरान कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2 गैस इज रिलीज्ड। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये डे टाइम में होती है और एसिमिलेटरी पावर यूज करती है, और पौधा कौन सी गैस ले रहा है, कौन सी निकाल रहा है? तो नाम क्या दे दिया गया? फोटो रेस्पिरेशन। क्या नाम दे दिया गया? फोटो रेस्पिरेशन। तो आपने क्या देखा, एक तो खाना भी कम बनने लगा, और जो एसिमिलेटरी पावर थी फालतू की साइकिल में यूज हो गई। ठीक है ना? इसी साइकिल को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। और इस साइकिल में पौधा O2 ले रहा है और CO2 निकाल रहा है, और ये किसके दोगलेपन की वजह से हुआ? रुबिस्को किस नेचर में है इस समय? ऑक्सीजनेज। ठीक है ना? अब आप देख रहे हो, इसी फालतू की साइकिल को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसी फोटो रेस्पिरेशन को कौन से पौधे में रोक दिया गया और किसमें हो रहा था? हाँ, इसीलिए दुनिया में नए पौधे इवॉल्व हुए। नेचर ने दुनिया में नए पौधों को इंट्रोड्यूस किया। मतलब C3 के बाद C4, डाइकॉट से एडवांस मोनोकॉट। अब समझ में आ गया होगा आपको। Now we understood there is no photorespiration in which plant? C4. In C4 plants. So yield and productivity of this plant is much higher, and of this plant is much higher than C3 plants. And they also can face high temperature and high light intensity. याद आ रहा है? High temperature and high light intensity ठीक है ना? यानी ये टेम्परेचर भी ज्यादा झेल लेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही रही है, टेम्परेचर भी ज्यादा झेल लेंगे, लाइट इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी झेल लेंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी को झेल लेंगे, खाना भी ज्यादा बनाएंगे। ठीक है ना? पानी भी बचा रहे हैं ये पौधे, बहुत अच्छे पौधे हैं। कौन से पौधे अच्छे पौधे हैं? हाँ, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, और बस यही फोटो रेस्पिरेशन के ना होने की वजह से ये दुनिया के सबसे अच्छे पौधे बन गए। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? ऐसी मिलिट्री ठीक है। अब देखो कुछ चीजें देख लो। C4 पौधे के लिए क्या लिखा है? पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ द C4 प्लांट आर कॉल्ड एज बंडल सीड सेल। इस तरह की पत्तियों में एनाटॉमी को क्रैंज एनाटॉमी बोलेंगे। क्रैन का मतलब होता है वृत्त। वृत्त इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द सेल। द बंडल सीड सेल may form several layers around the vascular bundle. Several की one layer, several layer. They have characterized large number of chloroplasts, small number.
लास्ट, थिक वॉल की थिन वॉल, इम्परवियस फॉर द गैसेस की परवियस फॉर द गैसेस, इंटरसोलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कह रहा है। और आप इसको सॉर्गम, मेज, सुगर केन, ये एनाटॉमी देख सकते हो, बताया था सब कुछ। फिर उसके बाद बताया गया था कि इस तरह की पत्तियां बहुत सारी मतलब डाइवर्स स्पीसीज पाई जाती हैं। आप वर्टिकल सेक्शन काटोगे तो आपको दिखेगा, और लेकिन ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से तभी आपको स्पष्ट दिखेगा और पता चल जाएगा कि आप कौन सी बंडल स्थित सेल है और कौन सी मेसोफिल। इस तरह से आप देख के पहचान जाओगे। कह रहा है ये भी आप जानते हो, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन वाला था, नाम बताओ। और कह रहा है ये कहां प्रेजेंट था? मेसोफिल सेल में। एंजाइम रिस्पांसिबल कौन सा था? पेप्केज। और पेप्केज को देखो शॉर्ट में ऐसे बोलते, पूरा नाम है कार्बोक्सिलेज, है ना। और फिर देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल लैक रुबिस्को। कह रहा है मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं है। वो कहां बैठा है? कहां बैठा हुआ है? उसे भेजा है जानबूझ के, बैठा तो पहले मेसोफिल सेल में ही था, C3 पौधों में, जानबूझ के जगह बदली है ताकि बच सके किससे? O2 से। इफ देन फॉर्म्स द 4 कार्बन कंपाउंड, नाम बताओ। मैलिक एसिड नहीं दिया तो एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल सेल। कहां बना था? मेसोफिल सेल में। और वहां से ट्रांसफर हो क्या गया? बंडल स्थित सेल। अब क्वेश्चन ये कैसे आया था? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। इन द बंडल स्थित सेल C4 एसिड ब्रोकन डाउन, ब्रेक डाउन होके क्या रिलीज कर दिया? और खुद 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, नाम था पायरुविक एसिड में बदल गया। याद आया? फिर कह रहा है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस मेसोफिल सेल में चला गया और दोबारा कन्वर्ट हो गया पेप में, एंड दस साइकिल इज कंप्लीट। बताया था ना। और फिर वो यही बता रहा है, जो CO2 यहां निकला था बंडल स्थित सेल में, उसने केल्विन साइकिल स्टार्ट कर दी। और ये वही चीज है, देखो उसी चीज को बताया कैसे आएगा कैसे जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन के लिए ये बात है जाननी। देखो क्या कह रहा है, RUBP जब CO2 को पकड़ेगा और ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा तो 2 PGA के मॉलिक्यूल बनेंगे। कह रहा है रुबिस्को इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। डू यू नो वंडर व्हाई is characterized in fact that the active site can bind the both O2 and CO2। बोलते हैं ये कोई वंडर की बात नहीं, क्योंकि दुनिया में हरे पौधे हैं और सबके लिए खाना बना रहे हैं, तो इस एंजाइम को तो ज्यादा होना ही पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं आपको पता है कि इसके पास 2-2 साइटें हैं पकड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, और इसीलिए तो मैं इसे दोगला एंजाइम बोलता था। और रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी किसके लिए? CO2 के लिए। जब CO2 और O2 का रेशियो लगभग 1 या उससे ज्यादा हो जाए तो कह रहा है क्या होगा उस समय? उस समय बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 देन डिटरमाइंस व्हिच विल टू बाइंड द एंजाइम। बोलते हैं कौन बनेगा? जब मैंने बताया ना, जब O2 की मात्रा CO2 से ज्यादा या उसके बराबर हो जाए तो O2 बन जाएगा, ठीक है ना। C3 पौधों में O2 इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड विद रुबिस्को। कह रहा है C3 पौधों में बंधता है रुबिस्को की प्रेजेंस में, एंड CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज डिक्रीज। क्यों? PGA कितने बने थे? 2 की बजाय 1। तो बताओ PGA डिक्रीज हो गया कि इंक्रीज हो गया? डिक्रीज हो गया। इसीलिए G/6 बना कि G/12? G/12 बना। Here RUBP instead of being converted into 2 molecule of PGA, कह रहा है 2 मॉलिक्यूल PGA के नहीं बनेंगे O2 के बनने के बाद, एक बनेगा PGA का और एक बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट। 8 हटा के एक एसिड भी जोड़ सकते थे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो हमने C2 साइकिल भी बोला था, और इसी को फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे इज नाइदर सिंथेसाइज द शुगर। शुगर नहीं बनाएगी, क्या होगा? ना ATP बनेगा, बजाय इसके इसमें क्या हो जाएगा? रेदर इट डिक्रीज, इट रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ CO2। इसमें CO2 निकलेगी और यूटिलाइजेशन हो जाएगा ATP का भी और NADPH का भी, ये भी मैं बता रहा हूं। एंड फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। ना ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा, ना ग्लूकोज बनेगा। तो बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट येट वेल नोन, वेल नहीं, नॉट नोन एट, है ना। C4 पौधे में क्या नहीं होता? फोटो रेस्पिरेशन। इसका मतलब इसमें CO2 को इंक्रीज कर दिया जा रहा होगा एंजाइम के साइड पे। यानी कि किस एंजाइम की बात कर रहा है? रुबिस्को। रुबिस्को के पास क्या भेजा जा रहा था? CO2 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 CO2, कभी O2 नहीं भेजा जा रहा था, याद है? कह रहा है ऐसे कैसे किया जा रहा था? C4 एसिड, मैलिक एसिड, वो आ रहा था, कहां से आ रहा था? मेसोफिल से। उसको तोड़ा गया, तोड़ के बंडल सीट में भेजा गया, क्या रिलीज हो गया? CO2। इसका परिणाम क्या हो गया? इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। बंडल सीट के सेल के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ गई। इससे फायदा क्या हुआ? रुबिस्को केवल और केवल कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, इसकी ऑक्सीजनेज करने की एक्टिविटी मिनिमाइज हो गई। बोलो,
हो गया फायदा। कह रहा है अब आप समझ गए होंगे कि C4 पौधे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो आप ये भी समझ गए होंगे इनका जो उत्पादन क्षमता है, इनकी जो पैदावार है वो काफी बेहतर है, ठीक है ना। और ये हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी को भी फेस कर लेते हैं, ठीक है ना। कल करेंगे इसके आगे का, है ना। चलिए।